नमस्कार। मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है यायावर साम्राज्य, यानी कि इसके तहत हम लोग जो है मंगोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मंगोल साम्राज्य ये कहाँ पर था, इसने और इसकी भौगोलिक जो है रूपरेखा कैसी थी, और जो उसका साम्राज्य विस्तार था जो कि एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर इन लोगों ने शासन किया था। और हालांकि संख्या में ये लोग तो अल्पसंख्यक थे, लेकिन अपनी योग्यता और सैन्य कुशलता, है ना, और जो इनका एक स्वभाव था निडर होना, वो उसके बल पर इन लोगों ने बहुभाषी और संस्कृति के लोगों को अपने अधीन किया। तो बात करते हैं सबसे पहले जानकारी के स्रोत। बहुमूल्य शोध जो है इनके बारे में जो शुरू हुए थे वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों व्लादिमीर स्टाव और बारटोल्ड के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार में ये पूछा जा सकता है केवीएस वाले एग्जाम में कि किसने जो है बहुमूल्य शोध मतलब कि शोध किया है इस मामले में, तो वो है व्लादिमीर स्टाव और बारटोल्ड के द्वारा। निर्णायक स्रोत जो है मंगोलों के बारे में जानकारी के, वो कौन कौन से हैं जो कि जैसे कि चीनी है, मंगोली है, फारसी है और अरबी भाषा में जो मंगोलों का इतिहास लिखा गया है वे एक अच्छी जानकारी के स्रोत हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण सामग्रियां मिली हैं वो इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में जो है प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं जो कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जो रूसी भाषा में पाए गए। जैसे हम लोग अगर तुलना करें कि भारतीय इतिहास के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारियां जो है, स्रोत जो हैं, वो हमको कहाँ से मिलता है, तो वो हमको अंग्रेजी साहित्य से ही मिलता है ना। क्योंकि जो विदेशी लोग थे, जैसे ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों ने भारतीय इतिहास को बहुत ही गहराई से लेकर के लिखा है। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का इतिहास या राजपूतों का इतिहास या राजस्थान का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र, उसका जो इतिहास लिखा, वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है ना। तो इसी प्रकार से मंगोलों के बारे में बाहरी लोगों ने ज्यादा अच्छा लिखा है। सबसे प्राचीन जो विवरण है जिससे मंगोलों के बारे में जानकारी मिलती है वो है चंगेज खान से संबंधित है। वो है मंगकोल उन न्यूटोबियन न्यूटोबियन जिसका मतलब होता है मंगोलों के गोपनीय इतिहास या मंगोलों का गोपनीय इतिहास, है ना। इसके अतिरिक्त रखे विल्टस और डोरफर ने भी मंगोलों का इतिहास लिखने में या इस पर एक बेहतर शोध कार्य किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि मंगोल उन न्यूटोबियन, इसका मतलब क्या है, तो मंगोलों के गोपनीय इतिहास। भूमिका के बारे में बात की जाए कि कैसे क्या इन लोगों ने किया। मंगोलों ने उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और रूसी स्टेप के अलावा चंगेज खान के जो एक पोता था बाटू, उसने जो है वियना के बाहर तक पड़ाव डाला, यानी कि पश्चिमी भाग तक, मतलब कि जहां मंगोल देश है वर्तमान समय में उसके पश्चिमी दिशा में ये लोग ऑस्ट्रिया तक बढ़ गए थे। इन लोगों ने इतने बड़े क्षेत्रफल तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन लोगों के लिए। सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मंगोल जो थे ये विभिन्न जन समुदाय का एक निकाय था। जैसे पूर्व में तातार, मंचू, है ना, और खितान। पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता देखने को मिलती है। इन लोगों का जब साम्राज्य विस्तार हुआ तो उसी प्रकार से इनमें जो जनजातियां थी, ये इसका समुदाय एक अलग ही था, है ना। उसके बाद बात की जाए कि जो मंगोल थे इनको दो भागों में बांटा गया है। कुछ पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। तो जो पशुपालक थे ये स्टेपी क्षेत्र में निवास करते थे। स्टेपी घास के मैदान है तो वहां पर पशुओं के लिए, पशुपालन के लिए उपयोगी, है ना, या अनुकूल वातावरण पाया जाता है। तो अब क्योंकि घास के क्षेत्र हैं। फिर है शिकारी संग्राहक जो जो थे, ये उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहा करते थे। परिवार अपने से शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर परिसंघ बना लेते थे। अब क्या था कि मंगोलों में कबीले चलते थे तो आपस में जो है लड़ाई झगड़े, युद्ध हुआ करते थे। तो इसके लिए जो कमजोर लोग होते थे वो लोग अपने से शक्तिशाली जो परिवार होते थे, कुल होते थे, उनके साथ मिलकर के ये लोग परिसंघ बनाते थे। तो कुछ परिसंघों के नाम बात की जाएंगे। जैसे चंगेज खान ने भी एक जो है परिसंघ बनाया था जो मंगोल और तुर्की कबीलों को मिला करके बना था, ठीक है। और एक है शासक है अट्टीला, इसने भी जो है परिसंघ बनाया था। अब कुछ अन्य परिसंघ के बारे में जान लीजिए। स्युंग नु, ये 200 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था तुर्कों के द्वारा, ये तुर्कों का था परिसंघ। जुआन जुआन, ये 400 ईसा पूर्व में मंगोलों का एक परिसंघ था। तुचे
ये 550 ईस्वी में बना। ये तुर्कों का क्या है, एक परिसंघ था, है ना। तो ये परिसंघ इसीलिए बनाए गए थे आपस में सुरक्षा के लिए। अब बात की जाए कि ये लोग किन चीजों का आयात करते थे, चीन से, स्पेशली क्योंकि पड़ोसी देश था। कृषि उत्पाद और लौह जो है उपकरण ये लोग चीन से आयात करते थे। और निर्यात करने वाली बात है, वहां से जो मंगोल लोग थे ये लोग निर्यात की चीजों करते थे, वो थे घोड़े पर, है ना, और स्टेपी शिकार। जो स्टेपी क्षेत्र में जो शिकार करते थे लोग, वो चीन को दिया करते थे, निर्यात किया करते थे लोग। ठीक है, अब बात करते हैं चंगेज खान का जीवन। इसका जन्म जो था ये 1162 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ओनोन नदी के पास हुआ था और प्रारंभिक नाम था इसका तेमुजिन और पिता का नाम था येसुजेई। ठीक है, अब येसुजेई जो थे ये कियात कबीला था, उसके मुखिया थे ये। माता का नाम था ओलुन एके। ठीक है, तो इतना ये चीजें है। अब 1206 में जमुका नेमन को हराकर स्टेपी क्षेत्र में सबसे पहले जिसने प्रभुत्व स्थापित किया, मंगोलों में एक शक्ति के रूप में जिसका जन्म हुआ, वो था किसके नेतृत्व में, मंगोल यानी कि चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसने जमुका इसका चचेरा भाई था और नेमन को मतलब को हरा करके अपनी एक धाक जमाई, है ना। और इसकी इस विजय को किसने मान्यता मतलब कि प्रदान की, तो वो थी सरदारों की एक सभा होती थी कुरिलताई। एक कुरिलताई सभा होती थी जिसने उसे समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि दी और महानायक घोषित किया उसे, किसे, चंगेज खान को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद चीन का विभाजन। अब मंगोलों के पड़ोस में चीन था, तो मंगोलों की निगाह जो थी हमेशा वो चीन पर पड़ी रहती थी, और इसीलिए तो सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया गया था, लेकिन तब भी नहीं माने ये लोग, है ना। तो 1206 में जी इतना हुआ। अब चीन का विभाजन की बात करते हैं। चीन का विभाजन जो है कितने प्रांतों में था, तो एक का प्रांत नाम था सिया, एक वंश था, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहता था, वंश था ये। चीन राजवंश पेकिंग में शासन करता था, शुंग राजवंश दक्षिणी चीन में शासन करता था। 1209 में सिया लोग परास्त हुए और 1213 में चीनी दीवार का अतिक्रमण किया गया मंगोलों के द्वारा, और 1215 में पेकिंग को लूट लिया गया। एक प्रकार से चीन पर लगभग इन लोगों का अधिकार हो गया। ठीक, अब ये चीज जब हुई, अब जब पेकिंग को लूटा गया तो उत्तर पश्चिमी भाग में इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, यानी कि अपने मध्य एशियाई क्षेत्र से थोड़ा अब इनको आगे बढ़ने का मौका मिला पश्चिम की दिशा की ओर। अब पश्चिम की दिशा में कौन कौन थे, 1219 से 1221 तक जो है बुखारा, यह है बल्ख, मर्व, निशापुर और हेरात का समर्पण हुआ, यानी कि इन लोगों की पराजय हुई। अब सुल्तान जो थे निशापुर के, सुल्तान मोहम्मद, है ना, ये निशापुर का था। इसका पीछा करते हुए मंगोलों ने कैस्पियन सागर तक को घेर लिया और क्रीमिया में रूसी सेना तक को हरा दिया पश्चिमी भाग में बढ़ते हुए। ठीक है, इसके बाद मंगोलों की ही एक सैन्य टुकड़ी थी दूसरी वाली, जो कि जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध तक पीछा किया उसका। ये वही जलालुद्दीन जो है मतलब कि मंगबरनी है, जिसका पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय की बात है, जब मंगोल सिंध तक आ चुके थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको भारत में जो है रुकने नहीं दिया और मंगोलों के आक्रमण से खुद की रक्षा की। ठीक है, भारत की, नहीं तो इतिहास कुछ और ही होता। पीछा किया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हुई। चंगेज ने घेराबंदी यंत्र नेफ्ता बमबारी को जाना, और जो इसके इंजीनियर लोग थे उन्होंने हल्के चल जो है उपस्कर का प्रयोग किया। ये सब कुछ हथियार थे जिनका उपयोग किया जाता था। ठीक, तो इसको आपने जाना भी। अब चंगेज खान के बाद क्या बदलाव देखने को मिलता है, चंगेज खान के बाद जो बदलाव हुआ वो 2 चरणों में देखने को मिलता है। पहला चरण था 1236 से 1242 तक, जिसमें रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी को विजय किया गया। ठीक है, पश्चिमी भाग में। दूसरा चरण है 1255 से 1300 तक, जिसमें समस्त चीन को जीता गया। ईरान, इराक, सीरिया को भी विजित किया गया, जीत लिया गया। अब बात करते हैं सैन्य संगठन की। सेना जो थी इनकी ये पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार थी। दशमलव पद्धति ये जो लिख लेंगे ना, के अनुसार थी, जिसमें इस प्रकार से विभाजन था 10, 100, 1000
और 10,000 की इकाइयों में ये बटी होती थी इनकी सेना। ये चंगेज खान के 4 पुत्रों में बटी हुई थी। चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों में इस सारी सेना को बांट रखा था। तो दशमलव पद्धति जरूर लिख लेंगे, ये पूछा जा सकता है। ये चंगेज खान के बेटों बेटी। अब चंगेज ने विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायी 4 पुत्रों को सौंपा। अब इतने बड़े क्षेत्रफल पर जब इनका साम्राज्य स्थापित हो गया तो चंगेज खान ने अपने क्षेत्रों को जो उसके द्वारा जीता गया था अपने 4 बेटों में बांट दिया। कैसे बांटा उसको जान लेते हैं। अब और जो बांटा गया और जो क्षेत्र था उसको कहते थे उलूस कहते थे उसको, ठीक है, जो भूभाग था। क्योंकि इनका कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं था, ये आगे बढ़ते चले गए और साम्राज्य का विस्तार इनका होता चला गया ना, जहां तक बढ़ सके। जोची इनका सबसे बड़ा बेटा था, को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। चगताई जो कि दूसरा बेटा था इसका, इसको तुरानी स्टेपी और पामीर का उत्तरी क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ओगेदेई जो कि तीसरे नंबर का बेटा था। ये वास्तव में चंगेज खान ने जो है ओगेदेई को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसको कराकोरम और छोटे मतलब कि इसको कराकोरम मिला, किसको, ओगोदेई को। और जो सबसे छोटा बेटा था इनका तोले ने मंगोलिया प्राप्त किया, जो कि स्वयं एक जो मेन मंगोलिया था वो सबसे छोटे बेटे को मिला। ठीक है, सरदारों की जो परिषद होती थी उसको किरिलताई कहते थे। उसमें जो है सामूहिक निर्णय हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इनका शासन चल रहा था। लेकिन आगे चलने जब समय बदला तो मिस्र से जो है पराजय के बाद, मंगोलों की मिस्र से पराजय जब हुई तो पश्चिम की ओर इनका आगे बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि अब इनका सारा फोकस जो था वो चीन पर अधिकार करने को लेकर के था। और यही किया ही इन लोगों ने, इसीलिए पश्चिम में बढ़ना ही बंद कर दिया लोगों ने। अब बात करते हैं कुछ अन्य बातें हैं। याम क्या होता था? याम होता था हरकारा पद्धति। जो मैसेज होता है, जैसे वर्तमान समय में जैसे पोस्टमैन होते थे, न्यूज लाना जाना, तो घोड़ों के द्वारा बहुत तेजी से मैसेज यहाँ से वहां भेजे जाते थे, उसको कहते थे याम, हरकारा पद्धति। और इसके लिए है कुबकुर कर लिया जाता था। ठीक है, कुबकुर कर लिया जाता था। अब बात करें ये पैजा और जैरज क्या है। पैजा और जैरज जो है ये सुरक्षित यात्रा के लिए जारी किया गया एक पास होता था। ठीक है, इसके लिए व्यापारी लोग जो थे ये बाज नामक कर अदा किया करते थे। अब जो जोची था, जो कि इसका बेटा ही था सबसे बड़ा, जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया ना, मतलब कि अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के भू क्षेत्रों का, इसके लिए इसने सुनहरा गिरोह बनाया। अब जो एक इलखानी विवरण देखने को मिलता है, इसमें महान खानों के द्वारा, जैसे चंगेज खान है, खानों के द्वारा जो पुराने समय में इतने बड़े पैमाने पर जो लोग हत्याएं किया करते थे, लूटमार किया करते थे, उसका विवरण इसमें पढ़ने को देखने को मिलता है। किसमें? इलखानी विवरण में, इलखानी विवरण में। ठीक है, अब यास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यास जो है ये चंगेज खान की विधि संहिता थी। इसके द्वारा उसने मंगोलों को एकजुट करने का प्रयास किया, क्योंकि इतने बड़े विशाल भू क्षेत्र पर इनका शासन था। वियना तक था, ऑस्ट्रिया है ना, यूरोप महाद्वीप तक, पूरा एशिया का मध्य भाग, और यहाँ तक कि ईरान, इराक और सीरिया तक, मिस्र तक इनका जो है भू क्षेत्र विस्तृत था। तो अलग अलग जातियां, अलग अलग मतलब कि जो है इनकी भाषाएं थी। तो इन सबको कैसे इन लोगों ने हैंडल किया, है ना। तो इसका तरीका जो है चंगेज खान ने यही तरीका निकाला कि यास नामक एक विधि संहिता तैयार की, जिसके द्वारा उसने मंगोलों को एकजुट करने का प्रयास किया, ताकि जो हम लोग अल्पसंख्यक हैं मानते हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहेंगे तो अधिक से अधिक लोगों पर शासन कर पाएंगे। जैसे मंगोलों ने हमारे देश में किया और अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। कम थे वो, लेकिन हम ज्यादा थे, लेकिन वो संगठित थे, हम असंगठित थे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यास यही चीज है। ठीक है, अब लास्ट बात, इनका क्या धर्म था। धर्म तो अलग अलग भाई, जहां जहां पर गए वहां चीजों को है इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। जैसे धर्म की बात करें तो इनका पहला धर्म था शमन धर्म था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और ईसाई धर्म भी, और लास्टली जो है इस्लाम धर्म को इन लोगों ने स्वीकार किया। तो ये था मंगोलों के बारे में। ये पूरा चैप्टर है, 12, 13, 14 मिनट का वीडियो होता है। तो पूरा चैप्टर पढ़ करके मुझे जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एग्जाम के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के आता हूँ। और एक कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और पूरा लेसन आपके सामने आ जाता है। तो कैसा लगा, मतलब कि कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।